नमस्कार। हरियाली के पर्व हरेला की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हरेला पर्व को लेकर के बात करेंगे, चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए दो खास मेहमान हैं। उनका हम स्वागत करते हैं। बद्रीश छाबड़ा हैं, जिन्हें गढ़वाली सरदार कहा जाता है। आपका स्वागत है। डीपीएमआई के निदेशक है नरेंद्र सिंह, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले क्योंकि देखिए हरेला पर्व की हम बात कर रहे हैं, जो उत्तराखंड देवभूमि में कुमाऊं में मनाए जाने वाला पर्व है, लोक पर्व। और इस लोक पर्व को गढ़वाल में भी मनाया जाता है और पूरे उत्तराखंड में लोक पर्व किस तरह से मनाया जाता है और क्यों हरेला जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इस पर हम जो है बात करेंगे। और सबसे पहले इस टॉपिक को लेकर के गढ़वाली सरदार, क्योंकि एक सरदार अगर गढ़वाली है वो क्यों है और हरेला पर्व का महत्व क्या है, गढ़वाली सरदार से बात करते हैं। बद्रीश छाबड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरेला पर्व जो है वो मनाया जाता है, खास करके आप इसको अगर गूगल में देखेंगे तो विशेष तौर पर देखा जाएगा कि वो कुमाऊं में मनाया जाने वाला लोक पर्व है। इस पर क्या कहेंगे आप, क्योंकि हरेला हो या इगास हो, तमाम चीजें हमने देखा है कि जब सोशल मीडिया पर ही दिखाई देता है, लेकिन ग्राउंड में जब हम जाते हैं तो इस तरह की चीजें नजर नहीं आती है, जबकि ये एक विशेष तरह की चीजें हैं जिनको हमें सार्वजनिक तौर पर किए जाना चाहिए। जी, मैं आपसे सहमत भी हूँ काफी कुछ कि इस त्योहार को सब बहुत अच्छे तरीके से, सार्वजनिक तरीके से मनाया जाना चाहिए। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें कि आज डीपीएमआई के निदेशक नरेंद्र जी ने यहाँ पे चर्चा भी रखी है, तो ये भी मुझे लगता है उसका एक प्रयास ही है, उसका पार्ट है। आप लोग इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं, बढ़ के इसके बारे में सोचने लगे कि ऐसा क्यों करा जाए या किस लिए इसको करा जाए, तो ये बहुत एक अच्छी बात है। वैसे मैं थोड़ा सा इस हरेला पर्व की जो मुझे ज्ञान है उस बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि मुख्यतः ये हरेला पर्व पर्वतीय क्षेत्रों से चला है। पर्वतीय क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश और सबसे पहले हमारे जो गढ़वाल का परिक्षेत्र है या कुमाऊं का परिक्षेत्र है, इसमें कुमाऊं के क्षेत्र में ही आया। वहां से होते होते धीरे धीरे ये गढ़वाल में भी मनाया जाने लगा और इसके पीछे कई रीजन है। देखिए आज की डेट में कृषि वैज्ञानिक है, मौसम विभाग है, ये बता देता है कि कौन सी फसल अच्छी होगी। अब हमारे पुरखे, मेरी अपनी ये सोच है कि जो कहानियां पुरानी हैं कि शिव का विवाह हुआ इसलिए करा जाता है, साल में 3 बार इसको मनाया जाता है, लेकिन मुख्यतः सावन के महीने में मनाए जाने वाला हरेला उत्तराखंड के लिए एक अपना एक विशेष महत्व रखता है। इसमें कई लोग इसे अलग अलग पद्धतियों से मनाते हैं, लेकिन मुख्यतः यही होता है कि 7 तरीके के अनाज को अंकुरित करके और उसकी जब अंकुरण हो जाता है, उसकी पौध निकल आती है तो उसकी पूजा करी जाती है। अब इसको हम अगर मॉडर्न परिवेश में सोचें तो मुझे लगता है कि जो कृषि वैज्ञानिक की मैं बात कर रहा था या मौसम वैज्ञानिक की बात कर रहा था कि हमारे जो पुरखे रहे उत्तराखंड के, उन्होंने कितने अच्छे तरीके से हमारे को एक संदेश दिया कि आप इन बीजों को अंकुरित करिए, आपको पता लग जाएगा इस सीजन में, आने वाले में आपकी कौन सी फसल अच्छी होने वाली है, आप उसको रोपिए और अपने उससे जीवन अर्जन करें। एक चीज हो गई ये। दूसरी, अगर आप इसी अंकुरित पौधे की जो पौध है जो हमारे यहाँ पूजी जाती है, इसको अंग्रेजों ने एक नाम दिया। आजकल अगर आप गूगल पे कोई भी सर्च मारेंगे तो देखेंगे ग्रीन ब्लड के नाम से आपको बताया। बरसात के दिनों में नमी के कारण और जो बदलाव होता है मौसम में, उसके कारण इंसान के शरीर में हीमोग्लोबिन की ऑटोमेटिकली कमी हो जाती है। अब अगर इस ग्रीन ग्रास को, जिसको पैदा करके इसका रस का आप उपयोग करेंगे तो हीमोग्लोबिन अपने आप ही इससे बढ़ जाता है। तो इसको ग्रीन, अंग्रेजों ने मान लिया इसको, लेकिन हम लोग इससे पता नहीं क्यों पीछे जा रहे हैं। अपने त्योहारों को अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे और कहूंगा औषधीय दृष्टिकोण से भी देखेंगे, तो हर तरीके से हमारे उत्तराखंड के त्योहार जो हैं, जो हमारे पुरखों ने हमारे लिए पिरोए हैं, हमें उनको सम्मान भी देना चाहिए और इन त्योहारों को बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाना चाहिए। ये तो हरेला के बारे में आपने बताया, लेकिन आपको गढ़वाली सरदार क्यों कहा जाता है? इसके पीछे का महत्व क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि एक सरदार और वो भी गढ़वाली सरदार,
जिसको गढ़वाली आती हो, जिसको गढ़वाल की संस्कृति के बारे में पता हो, लोक पर्वों के बारे में पता हो, तो ऐसा कैसे संभव हुआ? क्या ये अचानक से परिवर्तन आया कि आपको जो रास्ता मिलता गया उस रास्ते पे आप चलते गए और आप गढ़वाली सरदार बन गए, या अंदर से गढ़वाल के बारे में, उत्तराखंड के बारे में आपको समझना था, जानना था, यहाँ की संस्कृति आपको अच्छी लगती थी? देखिए, मेरा जो जन्म है वो एक पंजाबी परिवार में हुआ। मेरा नाम बद्रीश छावड़ा से भी पता लगता है, लेकिन जन्म से ही हम लोग जो है उत्तराखंड में रहे। गोपेश्वर जैसी जगह, बद्रीनाथ, पौड़ी, श्रीनगर, गढ़वाल। तो सबसे बड़ी अच्छी एक बात रही कि मेरे जो साथ के लोग थे वो हमेशा अच्छे रहे। मुझ में सीखने की एक चाहत थी, उनसे मैंने सीखा। जब मैं इसके अंदर जितना अपने आप को कहूंगा इन्वॉल्व करता गया, तो उतना ही इस संस्कृति, इसके खान पान, इसकी वेशभूषा, इन सभी चीजों से मुझे उतना ही लगाव और प्रेम होता गया। तो क्योंकि मैं एक कलाकार भी हूँ और फिल्मों में भी एक चरित्र अभिनेता के रूप में काम करता रहता हूँ। तो एक फिल्म के दौरान में एक डायरेक्टर ने मुझे बोला कि तुम गढ़वाली बहुत अच्छी बोलते हो, तो मेरे पापा नहीं बोल पाते, तो उनके लिए एक संदेश तुम कुछ दे दो। तो सरदार जी का गेटअप था, मैंने उनके लिए वो बोल दिया, और वो धीरे धीरे उनके फादर के द्वारा या मानिए और लोगों के द्वारा वो एक वायरल वीडियो हो गई। तो वायरल वीडियो होने के बाद कई लोगों ने मेरे को एक इनडायरेक्ट उपाधि दे दी, पहाड़ी सरदार के नाम। तो बस वो पहाड़ी सरदार, आप लोग भी उसको सम्मान देते हैं, मैं उस सबका धन्यवाद करता हूं, और मैं आपके साथ हमेशा खड़ा ही हूं, यहाँ आप लोग बुलाए। चलिए, देखिए, क्योंकि उत्तराखंड राज्य जो है वो लंबा समय उसको नहीं हुआ है राज्य बने, उत्तर प्रदेश का पार्ट रहा है, चाहे वो हरेला हो, इगास हो, तमाम चीजें हो। और जिस तरह का प्रयास मैंने देखा कि अब राज्य बनने के बाद बहुत ज्यादा हो रहा है, चाहे वो डीपीएमआई हो, सरकार हो, या फिर अन्य लोग हो, प्रयास कर रहे हैं। नरेंद्र जी, क्योंकि आप का जन्म उत्तराखंड में हुआ है, किस तरह से आप देखते हैं कि जो राज्य बनने से पहले जो हमारे यहाँ की स्थिति थी, क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है, वीरों की भूमि भी कहा जाता है, तमाम यहाँ पे चाहे जड़ी बूटी हो या पुराना इतिहास हो, चाहे आपका कालेश्वर हो, चाहे तमाम यहाँ के बद्रीनाथ, केदारनाथ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसमें आप अध्ययन करने लगे तो अगर एक एक जगह का आप अध्ययन करेंगे तो उसमें वर्षों गुजर जाएंगे। ऐसे में आज हम लोगों को बताना पड़ रहा है, अपने लोगों को समझाना पड़ रहा है कि हाँ, हरेला जो पर्व है, हमारे जो पूर्वजों ने जो बताया था, आज कृषि वैज्ञानिक बता रहे, जैसा बद्री सिंह ने कहा है, ऐसा हम भी देखते हैं, मानते हैं। चाहे लहसुन हो, आपका अदरक हो, जीरा हो, मसाले हो, तमाम चीजें हो, आज कोरोना जैसे वक्त में आपको लगता है कि जो हम लोगों ने अपनी जो इम्यूनिटी है, जिसको हमने डिस्टर्ब किया है, क्या वो वापस हमें, क्योंकि आपने देखा होगा कि डॉक्टर के पास आप जाते हैं किसी बीमारी को लेकर, तो वो भी आपको कहता है कि आपको ये चीज नहीं खानी है, ये चीजें खानी है। कहीं ना कहीं लगता है कि हम लोगों ने अपने आप को विकास की दौर में इतना बदल दिया है कि आज हम अपनी चीजों को वापस पाने के लिए हमें सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। विक्रम जी, जब तक हम उत्तर प्रदेश में थे तो हमारी एक स्वतंत्र आइडेंटिटी नहीं थी। अब हम जब से उत्तराखंड भूमि है, जहाँ पर कण कण में देव या चीजें होती हैं, चाहे वो लहसुन है, चाहे वो अदरक, जिस तरह से आप कहते हैं लहसुन अदरक की बात कर रहे थे, इनमें औषधीय गुण बहुत हैं। हमारी जो औषधियां हैं आज विश्व प्रख्यात हैं, पर हमने मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हमारे जो युवा वर्ग है वो इस त्योहारों से, हमारे देखिए उत्तराखंड के जितने भी त्योहार हैं वो प्रगति के बेस्ड हैं। चाहे आप हरेला की बात करें, चाहे हम इगास भगवान की बात करें, चाहे हम फुलदेई की बात करें, हम अपने कल्चर से दूर होते जा रहे हैं मॉडर्नाइजेशन के चक्कर से। इसलिए हमारा ये प्रयास होना चाहिए हर किसी का कि हम अपने यूथ को जोड़ें वापस अपने ग्रास रूट से, और हम मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ अपनी सभ्यता को लेके चल सकते हैं। देखिए, जिस भी समाज ने अपनी भाषा का त्याग किया है या अपनी सभ्यता का त्याग किया है, उसका पतन हुआ है। तो हमें ये आज हम सबका प्रयास होना चाहिए, जो भी सक्षम है या सरकारें कर रही हैं अपना काम, पर सरकार भी एक हद तक कर सकती हैं। जो भी हम जैसे सक्षम लोग हैं,
इन्हें चाहिए कि ये आगे बढ़ चल करके आज जो हमारे युवा है इनको वापस अपने समाज के साथ जोड़ा जाए। देखिए, एज डीपीएमआई संस्थान की तरफ से हम पिछले 2 साल से लगातार फुलदेही का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसे हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, एक बड़ा सुंदर सा त्योहार है और हम चाहते हैं कि सभी बच्चे जो हमारे यंग जनरेशन है, 21-22 साल के बच्चे हैं जो भूल चुके हैं फुलदेही को, उन्हें वापस पता चले। इसी तरह से हरेला जो हमारा बनाने का जो मेन उद्देश्य है कि एक तो हम चाहते हैं कि इस त्योहार को अच्छी तरह से लोग पहचाने, दूसरा हमने इसमें युवाओं को जोड़ने के लिए हमने यहाँ पर 18 से 30 साल के युवाओं के लिए हमने एक कंपटीशन रखा हुआ है, जिसमें वो हरेला के संबंधित हमें अपनी पेंटिंग भेज सकते हैं, अपनी कविताएं भेज सकते हैं, अपनी कोई भी रचनात्मक तथ्य भेज सकते हैं, और हमने इसके लिए इनाम की राशि भी घोषित करी है। तो हम सभी युवाओं से अपील करें कि आप बढ़ चढ़ कर इस प्रतियोगिता में भाग लें, ताकि हम अपनी सभ्यता को वापस बचा सकें। बिल्कुल सही आपने कहा कि इस तरह की चीजों को प्रोत्साहित करने के लिए हमें युवाओं को नए नए तरह से अपने साथ जोड़ना है, क्योंकि आज का जनरेशन बदली से देखा जाए तो मुझे जहां तक लगता है कि वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वो आराम की रोटी उन्हें मिले, आराम की नौकरी मिले और सोशल मीडिया पे लगे रहे। लोग कमेंट तो करते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं। जी हाँ, आपकी बात एक अच्छे तरीके पे समझने की मैं हमेशा कोशिश करता हूँ विक्रम जी, लेकिन फिर भी मैं एक पॉजिटिव नोट वाला आदमी हूँ। मैं कहूँगा कि नहीं, युवा बदल रहा है। मैं उन युवाओं को नहीं देख रहा कि जो नहीं कर रहे हैं, मैं उन युवाओं की तरफ देख रहा हूं कि जो कर रहे हैं। जैसे अभी ये जब लॉकडाउन हुआ तो इसमें से कुछ मुझे अभी पर्टिकुलर याद नहीं आ रहा, लेकिन न्यूज बहुत वायरल हुई वो कि एक गांव में कुछ युवा आए, तो जब लॉकडाउन के ड्यूरेशन में उन्होंने देखा कि हमारी जो गांव की सड़क है वो मुख्य मार्ग से, वो सड़क आज तक उत्तराखंड के 20 साल होने के बाद भी नहीं जुड़ पाई। तो युवाओं ने 10 युवाओं ने वो खुद बीड़ा उठा करके उस सड़क को इस लॉकडाउन के पीरियड में अपने गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ दिया। अब चाहे वो कच्ची सड़क है अभी, लेकिन आने जाने का उन्होंने साधन बहुत सुगम कर लिया है। तो युवा बदल रहा है। ये एक एग्जांपल नहीं, ऐसे बहुत एग्जांपल हमारे सामने आए। तो युवा बदल रहा है। मेरी अपनी ये सोच है कि हमें युवाओं को प्रोत्साहन करना चाहिए। ऐसे युवाओं को ढूंढ करके प्रोत्साहन करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आज एक युवा प्रोत्साहित होगा, और सोशल मीडिया का मैं सोचता हूं कि सोशल मीडिया का ही अगर इसको बेस्ट यूज माना जाए कि अगर हम उनको प्रोत्साहित करते हैं, 10 आदमी सोशल मीडिया में कहीं देखते हैं कि इस आदमी को प्रोत्साहन दिया गया, चाहे डीपीएमआई को ही मैं देखता हूं हमेशा कई युवा प्रतिभाओं को सम्मानित करते रहते हैं, तो उससे लोगों को मोटिवेशन मिलता है। वो भी अपनी पोस्ट ही डालेगा सोशल मीडिया में, तो कोई देखेगा या कहीं और देखेगा, तो उसका एक पॉजिटिव वे भी लिया जा सकता है कि भाई हाँ, कि ये युवा ने ऐसा किया, अच्छा मैं भी ऐसा करता हूं, शायद मुझे भी नाम मिल जाए या मुझे भी एक्नॉलेजमेंट मिल जाए। तो हो सकता है इसी चक्कर में करेगा, लेकिन बदलाव तो होगा। अल्टीमेटली तो बदलाव चाहिए। हमें चाहिए कि वृक्षारोपण हो। कई लोग अक्सर पुरानी कुछ खबरों में मैंने देखा कि क्या उत्तराखंड की जिम्मेदारी है पूरे भारत के लिए प्लांटेशन करने की। कई नेताओं ने भी कहा कि हमें ग्रीन बोनस मिलना चाहिए उत्तराखंड के लिए। अरे मिलना चाहिए, चलिए ठीक है, मिलता है इजीली तो ठीक है, लेकिन हम जो यहाँ के निवासी हैं, हम देवभूमि में रह रहे हैं, तो हमारा भी तो उस देवभूमि के प्रति कुछ कर्ज है। वो कर्ज हम किस तरीके से उतार पाएंगे, उसका सबसे आसान तरीका इस त्योहार के बाद, पूजा के बाद, हरेला की पूजा करने के बाद हर एक इंसान अगर एक वृक्ष भी लगा कर पाया और उस वृक्ष को हम संभाल पाए, तो हमारा उत्तराखंड में 1 साल रहने का मैं सोचता हूं कि कर्ज कम हो जाएगा। अगले साल फिर लगाएं, इस तरीके से वृक्षारोपण करते रहें तो बदलाव तो निश्चित होगा। हरे भरे के लिए हमारा उत्तराखंड बिल्कुल बदलाव निश्चित होगा, लेकिन इस बदलाव के लिए जो मैंने अभी तक पाया है, क्योंकि बहुत सारे, जैसा युवा का जिक्र मैंने किया था, ऐसा नहीं है कि युवाओं में भी कुछ अलग युवा ऐसे नहीं है जो इस तरह के काम नहीं करते हैं। मैंने देखा जब मुख्यमंत्री बने त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो एक मैट संस्था है, उसके बच्चे मुझे सड़कों पर मिले, नदी के किनारे मिले, साफ सफाई करते हुए मिले, वृक्षारोपण करते हुए मिले। लेकिन एक जो सिस्टम है, उस सिस्टम की निराशा के चलते आज वो जो एक बड़ा जो ग्रुप था, वो ग्रुप अब इस पर काम नहीं कर रहा है। तो मेन चीज मुझे लगता है कि जो सिस्टम है उसका भी साथ, क्योंकि देखिए जैसा जिक्र किया कि ग्रीन बोनस,
हम ग्रीन बोनस की मांग करते हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम एक वृक्ष लगाए। ऐसा मैं भी सोचता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को भी क्योंकि प्रयास तो रहता ही है, मुख्यमंत्री जब बने उन्होंने सबसे पहले ऋषिपर्णा की बात की, जो देहरादून की मुख्य नदी है, विधानसभा से लगती हुई नदी है, उन्होंने लाखों वृक्षारोपण भी किया। लेकिन उसको कैसे जो है वृक्ष लगाने के बाद कैसे वो वृक्ष जिंदा रहे, इसको लेकर के भी हमें मंथन करना है, उस पर भी हमें चर्चाएं करनी है कि आखिर हम काम तो कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य, सरकार का भी उद्देश्य हमेशा यही रहता है, चाहे वो हरेला का पर्व हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो या अन्य लोग हो, वो लगाते हैं वृक्षारोपण, अक्सर हम लोगों ने देखा है होता है, लेकिन हम उसको जो है वो संवार नहीं पाते हैं, उसको संरक्षित नहीं कर पाते हैं। ये भी एक मेन वजह रहती है कि वो वृक्ष जो है वो बड़े नहीं हो पाते हैं। मेन जो मकसद है हरेला जो पर्व है उसको हमें आगे कैसे देखना चाहिए, क्योंकि बहुत आपने देखा होगा कि चाहे आप गढ़वाल में हो, कुमाऊं में हो, जब हम वहां की सब्जी लेकर के आके खाते हैं और जब हम प्लेन में हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर में सब्जियां खरीद करके खाते हैं, उनमें जो टेस्ट का फर्क होता है वो बहुत अलग होता है। ऑर्गेनिक खेती होती है, उसको अब बहुत बढ़ावा भी मिल रहा है। तो हमारे युवा, क्योंकि कोरोना के दौर में हमने देखा कि जो हम पलायन की बात कहते थे, अब वो रिवर्स पलायन इतना हो गया है कि हमें रोजगार ढूंढना है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि हरेला जैसा पर्व जो है, जो एक सीख है, एक संदेश है कि आपको कौन सी खेती करनी है, कौन सा आप इस मौसम में करेंगे उससे आपको लाभ मिलेगा, तो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल मानता हूँ, इस बात के लिए महत्वपूर्ण है और होना भी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड जो है एक कृषि प्रधान राज्य का, और हमारे पास आजीविका का साधन क्या है देखा जाए। माइनिंग एक होती थी, वो भी पर्यावरण के कारण माइनिंग बंद हो चुकी है उत्तराखंड की। खनन, रेत का खनन भी बहुत लोअर लेवल पे होता है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं। इन सब चीजों को देखते हुए अगर हम देखें कि राज्य का राजस्व भी तो होना चाहिए, और हम लोग आजकल के युवा हर बात के लिए सरकारों की तरफ ताकता है, ये मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता। आपने मैट संस्था का जिक्र किया, उसको भी मैं नमन करता हूं, उनके कार्यों को मैं सम्मान करता हूं, लेकिन अगर एक ऐसी संस्था अगर कहीं खत्म हुई या किसी करार पे आई तो उसके लिए शायद मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं आपको सिर्फ एक थोड़ा सा गढ़वाल के इतिहास में हल्का सा पीछे जाएंगे तो गढ़वाल में एक सकलाना वैली है। सकलाना वैली को विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी ने अकेले एक इंसान ने उसको डेवलप किया था। ब्रिटिश टाइम में सकलाना जी को पकड़ करके कोर्ट में ले गए थे और जज के सामने ये उनके ऊपर आरोप लगा था कि ये फॉरेस्ट की जमीन में वृक्ष लगाता है। तो जज ने हंसते हुए उनको बरी कर दिया था कि ये काम तो फॉरेस्ट वालों का है, और अगर ये काम कर रहा है तो तुम उसे इस जुर्म में अंदर कर रहे हो। तो कभी मौका लगिए तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी के बारे में गूगल पे या कहीं से पढ़िएगा तो आपको पता लगेगा कि एक अकेले इंसान ने सकलाना वैली, जिसको आज हम लोग जानते हैं, उन्हीं के नाम पे सम्मान है ऐसे इंसान को। उन्हें वृक्ष मानव की भी एक उपाधि मिली हुई है, बहुत उपाधियों से सम्मानित है। लेकिन देखिएगा और उसके बारे में सोचिएगा कि जब वो एक इंसान कर सकता है तो आज अगर हम 3 यहाँ पे बैठे हैं या एक डीपीएम इंस्टीट्यूट हमारे साथ है, अगर हम सब ठान लें कि हमें ये करना है, मुझे नहीं लगता कोई हमें रोक सकता। विक्रम जी, हम हर चीजों को सरकार एक इनिशिएटिव ले सकती है, एक रास्ता दिखा सकती है। हमें समाज के तौर पे हमें भी अपनी भागीदारी देनी पड़ेगी। जो वृक्ष लगाए गए थे उस वृक्षों में अगर हम भी एक वृक्ष को अडॉप्ट कर लेते या एक वृक्ष को हम अपने संरक्षण में रख लेते तो आज वो छोटा सा पौधा बड़ा वृक्ष बन चुका होता। ठीक है, समाज को भी इसीलिए हमने ये मुहिम छेड़ी थी कि समाज को जागृत किया जाए। अगर समाज जागृत हो तो वो हर चीज को करने के लिए तैयार है। एक दिशा निर्देश सरकार की तरफ से मिल सकते हैं जो वो कर रहे हैं, बट इसके अलावा अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हम एक समाज के तौर पे किस तरह से इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। युवा आज का जो युवा है वो इस चीज को करने के लिए तैयार है, वो मेहनत करने को तैयार है, बट उसे थोड़ी सी मार्गदर्शन की जरूरत है। वो सरकारें दे रही है, हम जैसे जो पढ़े लिखे लोग या बड़े लोग हैं वो बच्चों को बता सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का भी एक आह्वान है कि युवा भारत को आत्मनिर्भर भारत बनना पड़ेगा। तो हम सब चाहते हैं कि हम उस दिशा में चलें।
और इसी दिशा में देखिए, जैसे आप कह रहे थे कि अब जो युवा रोजगार के लिए आ रहा है, वो उस युवा को हमारा ये कहना है कि आप कोई भी ऐसा काम सीखिए जो आपको रोजगार दे सके। चाहे किसी भी स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज कीजिए, चाहे वो आप कारपेंटरी का काम कीजिए, या आप ये जैसे हम पैरामेडिकल कोर्स चलाते हैं, आप पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि हमें नौकरी करनी है, हमें सक्षम होना है कि हम किसी को नौकरी दे सकें। हमारे बच्चे, जो मेरे कई बच्चे ऐसे हैं जो हमसे लैब टेक्नीशियन का कोर्स करके गए हुए हैं, गाँव में जाके, पहाड़ों में जाके उन्होंने अपनी लैब खोली है और 4-5 लोगों को रोजगार दिया है। तो हम ये कह रहे हैं कि बच्चों को आज की डेट में, देखिए आम बीए बीएससी में आजकल नौकरी मिलना बड़ा असंभव हो गया है। कोरोना के बाद जहां नौकरियां हैं वहां नौकरियां अस्पतालों में ही हैं। तो बच्चों को सक्षम होना चाहिए, ऐसे कोर्स करें जिससे उन्हें नौकरी मिल सके। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि कोरोना के बाद जो है बहुत सारी बेरोजगारियां हुई है, और ऐसे में उत्तराखंड में जो हम पलायन की समस्या से जूझ रहे थे, आज रिवर्स पलायन ने एक बड़ा संकट पैदा कर दिया है, जिसमें मुझे लगता है कि अगर आप आत्मनिर्भर अगर बनना चाहते हैं तो आपको, ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में आपके पास ऐसे साधन नहीं है, ऐसी चीजें नहीं है जिनसे आप अपना रोजगार नहीं बना सकते हैं। मुझे याद है कि अगर आप यहां से बाहर जाते हैं, याद मैंने इसलिए बोला कि कई बार मैं खुद जब मैं टिहरी जाता हूँ या मैं पौड़ी आता हूँ, तो मैं वहां से लौट के आता हूँ, तो रास्ते में जो सब्जियां मिलती है वो मैं जरूर खरीदता हूँ। वो इसलिए खरीदता हूँ कि वहां की लाई हुई सब्जी यहाँ की सब्जी की तुलना में, वहां की सब्जी में, एक ही सब्जी मैं 3 बार लगातार खाता हूँ। कई बार मैं वहां से बीन्स लाया तो मैंने वहां के बीन्स को 3-4 दिन लगातार मैंने खाया। और यहाँ की आप सब्जी खरीद लीजिए और यहाँ की सब्जी खरीद करके आप खाइए, एक बार से दूसरी बार आप खा नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर के लिए उत्तराखंड एक बहुत बेहतर विकल्प है, जिसको हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। उत्तराखंड से हमने बाहर की चीजों को देखा, हमने सरल चीजों को अपनाने का प्रयास किया, जो कठिन परिश्रम से हम लोग जो यहाँ के जीवन को जीते थे, वो कहीं हम उससे दूर भाग रहे थे। लेकिन जब वापसी हुई, तो चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो विदेश में हो, तमाम जगहों से उत्तराखंड वापस अपने घर आया। और बहुत सारे ऐसे घरों के किस्से हैं जिनका घर तो था लेकिन उनके घर की छत नहीं थी। फिर गांव वालों ने उनके घर की छत, जो लोग वहां पर रह गए थे, उन्होंने उनके घर की छत बनाई और आज वो वहां पर रह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, देखिए उत्तराखंड के हम लोक पर्वों की बात करते हैं, हरेला उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3 बार ये मनाया जाता है। और जैसा पूर्वजों ने बताया, आज वो कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि आप ये करिए तो आपको ये लाभ होगा, ये वाला पौधा लगाएंगे तो आपको ये लाभ होगा। तो एक बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि उत्तराखंड के लोग और उत्तराखंड को समझने वाले लोग जो हैं, वो अगर एक सही दिशा बताएंगे, सही चीजें बताएंगे, तो आज जो आत्मनिर्भर की बात हो रही है उसमें हम जरूर सफल होंगे। बिल्कुल, आपका कहना बहुत सही है। जो पहाड़ की सब्जियों की बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से नरेंद्र सिंह जी भी हो गए, आप भी हो गए, आप सब भली भांति इस चीज को जानते हैं कि गढ़वाल में न जाने कितनी औषधि के पौधे जंगलों में लगे हैं। उन जंगलों से होकर के जो पानी गुजर रहा है और जो पानी वहां पे खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो एक हर्बल वाटर है। उसके मुकाबले देहरादून या इस आसपास के क्षेत्रों में कृषि के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी के स्तर के बारे में मुझे नहीं लगता कि हमें कोई खास परिचर्चा करनी चाहिए, क्योंकि गंदगी से परिपूर्ण। कई बार मैंने देहरादून में महंत नरेश के आगे, जहाँ पे एग्रीकल्चर जो एक हब बनी हुई है हमारे देहरादून की, वहां मैंने कई बार सीवर के टैंक खाली होते हुए देखे हैं, इसका विरोध करा है। तो हमारे यहाँ की सब्जी किस तरह से पौष्टिक या अच्छी, स्वादपूर्ण या गुणपूर्ण हो सकती है जो पहाड़ों की सब्जी है, क्योंकि वहां तो कोई मिलावट नहीं है, वहां तो शुद्ध पानी है। और सबसे बड़ी एक और कमाल की बात है कि पहाड़ के लोग जो हैं खाद में या तो गाय की गोबर की खाद इस्तेमाल करते हैं, या आजकल अभी वो केचुए की खाद इस्तेमाल करने लगे हैं, जो कि पूर्णतया से जैविक खाद है, ऑर्गेनिक है, जिसमें कोई केमिकल नहीं है। तो ये हम जो यहाँ सब्जी खा रहे हैं, किसी तरीके की चीजें हैं, ये सब केमिकल से पूर्ण है। और वहां पहाड़ की तो आबो हवा ही ऐसी है कि उसके बारे में क्या बोलेंगे। अक्सर ही याद आती है पहाड़ की इस मामले में। जब भी जाना होता है तो सबसे पहले ये होता है कि कई मेरे मित्र कहते हैं कि छावड़ा कहाँ मिलेगा, या तो पहाड़ में मिलेगा, नहीं पहाड़ में भी अगर नहीं मिल रहा तो किसी जंगल में मिलेगा। एक आदत सी बन गई है, उससे प्रेम है,
प्रकृति से प्रेम है और मुझे लगता है हर एक इंसान को करना चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि हम अगर संस्कृति की बात करते हैं तो देवभूमि में अलग अलग जगह पे अलग अलग संस्कृति मिलती है और हर एक संस्कृति जो है वो अपने आप में एक नया उनका इतिहास होता है और उस इतिहास को अगर आप खंगालेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको पौराणिक मिलेगी जो आज के समय पे हम किताबों में ढूंढते हैं, हम उसको पढ़ते हैं और वो तब पढ़ते हैं जब कोई पोस्ट डलती है, जैसे हरेला डला तो मुझे पढ़ना पड़ा कि भाई हरेला क्यों मनाया जाता है। तो इन चीजों को हमें समझने की आवश्यकता है, ये हमारी अपनी है, अपनी विरासत है जिसको हम खोते जा रहे हैं और इसको हम किताबों में ढूंढ रहे हैं। नरेंद्र जी, क्योंकि आप DPMI कॉलेज भी चलाते हैं, पहाड़ से आपका ताल्लुक भी है, तो अभी जो रिवर्स पलायन जो हो रहा है इसमें आपकी युवाओं को क्या राय है? क्या आपके जो कोर्सेज आप कराते हैं इसके माध्यम से आत्मनिर्भर जो है वो युवा हो सकते हैं? ये आज जो युवा हमारा वापस प्रदेश आ रहा है रिवर्स पलायन के या महामारी के वजह से, आज हमारा उनको मेरा ये एडवाइस है कि आप ऐसे कोई कोर्स कीजिए या ऐसी कोई पढ़ाई कीजिए जो आपको कोई स्किल दे सके। हम उत्तराखंड से अनस्किल्ड लेबर बाहर जाता है, जब ये बच्चे वापस आ रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि वो कोई स्किल बेस्ड का कार्यक्रम करे, वो किसी तरह का भी हो सकता है, चाहे वो कारपेंटरी का हो, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन का हो या टीवी रिपेयरिंग का हो, या कोई भी स्किल बेस्ड कार्यक्रम करे, प्रोग्राम करे जिससे वो अपनी रोजगार कर सकें। अगर हम मेरे पर्टिकुलर कोर्स की बात करें तो मेडिकल लाइन में अपार संभावनाएं हैं। कोरोना के बाद जितने भी बड़े व्यापारी हैं, जितने व्यापारी घराने हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन सब का इन्वेस्टमेंट हॉस्पिटल सेक्टर में या हेल्थ केयर सेक्टर में होने वाला है, इसलिए इनमें टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होने वाली है। तो जो भी बच्चा इच्छुक है, अगर ऐसा अपने आप पैरों पे खड़ा होना चाहता है तो ये इन कोर्सेज को कर सकता है। और जरूरी नहीं कि नौकरी करनी है, अगर लैब टेक्नीशियन बनता है तो वो लैब खोल सकता है। पहाड़ों में अपार संभावनाएं हैं। आज हमारा पहाड़ मेडिकल की वजह से मेडिकल बहुत कमजोर है वहां पर। ये जो बच्चे आए हैं वापस, अगर ये कोर्सेज करके वापस पहाड़ों में जाके मेडिकल फैसिलिटी खोलते हैं तो हम उनकी जनता की भी सेवा कर सकते हैं और जीविका का आसान साधन भी है और वो 4-5 लोगों को नौकरी भी दे सकते हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि समय भी कम है और हमें बहुत कुछ सोचना है। जैसा बद्रीश जी ने कहा, आपने कहा, हम तीनों की सोच यही है कि सरकार के ऊपर हम लोग ज्यादा जो है अपने आप को एक तरह से ये लगता है कि हमें सरकार हमारी मदद करे, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम अपने आप की जब मदद करने के लिए खुद निकलते हैं, हम एक गोल टारगेट करके चलते हैं तो हमें उसमें सफलता मिलती है। और क्योंकि देखिए हरेला पर्व जो है वो इसलिए मनाया जाता है कि हम उन चीजों को सीख सके जो प्रकृति हमें देने वाली है। जाहिर सी बात है, हम उत्तराखंड देवभूमि में रहते हैं और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य हो, यहाँ की संस्कृति हो, यहाँ के लोग हो, यहाँ का वातावरण हो, सब कुछ जो है उन युवाओं के लिए अनुकूल है जो युवा वापस लौट करके उत्तराखंड आए हैं और आत्मनिर्भर बनने के लिए। मुझे लगता है कि इससे बड़ा वातावरण कहीं और मिल नहीं सकता है। बस ये है कि उनको समझना होगा कि हमें अपनी चीजों को कैसे प्रेजेंट करना है। और इसी के साथ हमें चर्चा को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि देखिए निगेटिव सवाल तो बहुत होते हैं और वैसे डिबेट करने की आदत रही है। मैं बीच में लेना चाहूंगा कि आप अगर इस चर्चा को खत्म करना चाहते हैं, मैं अपनी सिर्फ 4 लाइनें गढ़वाली भाषा में सुनाना चाहता हूँ ताकि ये तो रही पूछने वाली जी क्योंकि जो हरेला के ऊपर लिखी है वो काफी लंबी है। मैं सिर्फ पहाड़ के लिए बोलता हूँ कि स्वादी पौष्टिक खाने, अगर आप चाहो तो मैं आपको मतलब भी बना सकता हूँ इसके साथ साथ, लेकिन पहले मैं बता देता हूँ कि स्वादी पौष्टिक खाने दगड़ियों की टोली निखल्लिस बंथो ठंडो ठंडो पानी मित पहाड़ की खुद लगा दो। इसका मतलब यह है कि टेस्टी एंड हेल्दी फूड, ग्रुप ऑफ फ्रेंड एंड प्योर एयर, चिल्ड वाटर, ये हमेशा मुझे मेरे पहाड़ की याद दिलाता है। मुझे कहीं ये चीजें एक जगह इकट्ठी नहीं मिल पाती। कहीं पे टेस्टी खाना मिल जाता है लेकिन पौष्टिक नहीं मिलता, कहीं पे पानी अच्छा मिल जाता है लेकिन पानी भी जानदार पानी नहीं मिलता, कहीं पे हवा अच्छी मिल जाती है एसी में बैठ के थोड़ी देर, तो
लेकिन बाकी चीजें नहीं मिल पाती। तो इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन हमें मिलता है हमारे गढ़वाल में, कुमाऊं में, जौनसार में, हमारे पहाड़ में। तो अगर कोई और भी ऐसा सुन रहे हो तो कृपया आइए, हमारे पहाड़ों में घूमने आइए। इनका ध्यान रखिए, अपने साथ जो कचरा आप फैलाते हैं, अगर पॉसिबल है प्लीज प्लीज उसको अपने साथ ही ले जाइए। आप सोचते होंगे शायद चिप्स का पैकेट आप फेंक गए, लेकिन अगर आप अपने साथ कुछ भी ले गए और उसको किसी, आप बड़े शहर से घूमने आते हैं, बड़े शहर के अंदर कूड़े को कन्वर्ट करने के कई साधन होते हैं, जिसमें अभी हमारा उत्तराखंड थोड़ा सा पीछे है, तो उसमें आप अपनी भी मदद करेंगे और हमारे उत्तराखंड वासियों की भी मदद करेंगे। ये एक मैसेज मैं आपके इस लाइव के थ्रू बाकी लोगों को भी देना चाहता हूँ। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। जाहिर सी बात है, देखिए पॉजिटिव सोच के साथ एक पॉजिटिव शुरुआत की जा रही है, और जिस तरह से डीपीएमआई लगातार उत्तराखंड के लोक पर्वों को लेकर के इस तरह के कार्यक्रम करता है, उनका मैं धन्यवाद। बद्रीश छावड़ा जी, जो कि खुद अपने आप में एक गढ़वाली सरदार हैं, जो कि यहाँ की परंपरा, यहाँ की भाषा, यहाँ की बोली को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं और लोगों के बीच लेकर के जाते हैं। और मैं तो हूँ ही उत्तराखंड देवभूमि का, तो आप लोगों से यही हम लोगों की अपील है तीनों की, कि उत्तराखंड को समझें, उत्तराखंड की प्रकृति को समझें, और आत्मनिर्भर बनने के लिए आप लोग जिस भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, अगर कहीं आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप लोग हम लोगों से पूछ सकते हैं। और विशेषकर मैं डीपीएमआई का फिर से धन्यवाद दूंगा कि वो अपने कॉलेज से जो कोर्सेज कराते हैं उनमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड। तो आप लोग अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहते हैं उत्तराखंड में, तो डीपीएमआई से जरूर एक बार अपने चीजों को साझा करें। नमस्कार।